रियलिटी दिखाना आज के ज़माने में लगता है गुनाह हो गया है। बहुत से इलीगल प्रैक्टिस की वजह से बच्चों लोग को हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अच्छी जगह पे जा नहीं पाते हैं। मैं इस वीडियो में आज कम्प्लीटली बताना चाहूँगा कि मेडिसिन इन रोमानिया है क्या। मैं मेडिसिन इन रोमानिया बोल दिया, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला काम होगा, और ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले कुछ भी लोकल लोग कुछ भी बोल के आपको इधर उधर घुमाएंगे। इससे अच्छा है पहले ये वीडियो पूरा देख लो। Like soul food. Parked up outside in the old school. You knew me back with the old. नीट का सीज़न आ गया है, एडमिशन के टाइम आ गए हैं। अब तो लोग परोसेंगे यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़, ये टॉप कंट्रीज़, 30 लाख में डिग्री कर लो, 40 लाख में डिग्री कर लो, मेडिसिन कंप्लीट कर लो, इंडिया में आ जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पैसे कमा लो। शायद यही इतनी आसानी से हो जाता तो आज हर दूसरे घर पे एक डॉक्टर पैदा हो रहा होता। रियलिटी दिखाना आज के ज़माने में लगता है गुनाह हो गया है। मैं जब यूट्यूब खोलता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, कोई भी प्रोग्राम के बारे में सोचता हूँ कि एक बार देख के इंसान जब भी यूट्यूब जाता है ये सोच के जाता है कि यार मैं कोई यूनिवर्सिटी के बारे में अगर देखूँगा, चलो कोई अच्छी एक रिसोर्स मिल जाए जो मुझे एक कंप्लीट ब्रेक थ्रू दे दे। तो लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पर फीस इतनी है, आप हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू आ जाएं और यहाँ सस्ते में चले जाएं, यहाँ वीजा दिक्कत नहीं, कोई एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। ये क्या तरीका है कोई भी काउंसलिंग सेशन को अटेंड करने का या किसी चीज़ के बारे में प्रमोट करने का। मैं इतने दिनों से इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ, वो भी स्पेसिफिकली तब मैं बनाता हूँ कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस बेसिस पे मुझे कोई क्वेरी आती है या मैसेज आती है। फॉर इंस्टेंस मैंने 2 साल पहले जर्मनी का बनाया था, देखिए आपने कितना सपोर्ट किया वीडियो को। फिर उसके बेसिस पे लोगों ने फिर मुझे बोला नहीं अब इटली का भी बनाइए। अब इटली का मैंने बनाया तो उस पर भी इतनी ज़्यादा व्यूज़ आ गए और इतने ज़्यादा उस पर लोग थे जो को रिलेट कर पा रहे थे। और अब जो मेरी बेसिक जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है वो आ रही है मेडिसिन इन रोमानिया के लिए। इसके लिए भी मैं सोच रहा था कि कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है यूरोप में बैठ के इट्स वेरी इजी, क्योंकि यूरोपियन सिटीजन्स क्या है ना, इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेस है ये सब इन्फॉर्मेशन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एशियन कंट्रीज़ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली पहुँचाना, काउंसलिंग सेशन देना। और बहुत से इलीगल प्रैक्टिस की वजह से बच्चों लोग को हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अच्छी जगह पर जा नहीं पाते हैं। ये होते हुए कि उनके पास क्रेडेंशियल है, ये होते हुए कि उनके पास अच्छे पैसे हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते हैं, बल्कि किसी ऐसी ही एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जहाँ से पार्टनरशिप हो। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट इतना ज़्यादा मैंने बोल दिया, लेकिन ये ज़रूरी था। मैं इस वीडियो में आज कम्प्लीटली बताना चाहूँगा कि मेडिसिन इन रोमानिया है क्या, एक्चुअली किस टाइप से प्रोग्राम चलती है, किस टाइप से रिक्वायरमेंट्स है, कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस बेसिस पे सिलेक्शन होती है। कोई हलवा नहीं है कि मेडिसिन इन रोमानिया बोल दिया, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला काम होगा, और ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले कुछ भी लोकल लोग कुछ भी बोल के आपको इधर उधर घुमाएंगे। इससे अच्छा है पहले ये वीडियो पूरा देख लो, एंड तक देख लो, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली बात इंट्रोडक्टरी, सबसे जो ज़्यादा ही बेसिक चीज़ है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बहुत से नौजवान ये चीज़ को अच्छे से विस्तार में बताते हैं। बेसिक चीज़ 6 ईयर का प्रोग्राम है, जस्ट लाइक एनी अदर यूरोपियन कंट्री। MD प्रोग्राम कहलाएगा, वही 3 इयर्स प्री क्लिनिकल, फिर उसके बाद पोस्ट क्लिनिकल। इसमें वही होगा कि आप 3 साल के अंदर आपको स्टार्टिंग के जो 3 साल होंगे थ्योरेटिकल पार्ट में ज़्यादा वो दिया जाएगा, ऑब्जर्वेटरी क्लिनिकलशिप भी होगी, और जो उसके बाद जो प्रैक्टिकल ईयर्स आएंगे उसके बाद आपको क्लिनिकल रोटेशन करने पड़ेंगे वगैरह एंड वगैरह। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मेरे को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, विकीपीडिया हो गया, ChatGPT हो गया, हर चीज़ बता देगी आपको इस चीज़ के लिए। जो ट्यूशन फ़ीस है वो यूजुअली रेंज करती है, देखिए आपको समझने की ज़रूरत है। EU सिटीजन्स के लिए ट्यूशन फ़ीस अलग होती है। आप अगर थर्ड कंट्री इंडिविजुअल है और आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं तो ट्यूशन फ़ीस अलग होगी, यूजुअली रेंज करती है 4,500 से लेकर 10,000 यूरो के रेंज में, और डिपेंड करेगी कि आप कौन से कंट्री के हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ हेल्प भी होते हैं कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के लिए, जिनके पास समझ सकते हो कोई सिविल वॉर चल रही है, कुछ इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी कंट्री में दिक्कतें हैं, तो उन बच्चों के लिए अलग लिस्ट बनती है। ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, हर यूनिवर्सिटी के खुद यूनिक गाइडलाइंस होते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है रोमानिया में, अगर मैं उनका नाम ले लूँ तो GRT पोपा है, तार्गो मोरस है। इनफैक्ट तार्गो मोरस के तो एक कैंपस भी है जर्मनी में, उसके साथ साथ ओवेडियस है, उसके साथ साथ लीलोआ यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से बना दूंगा, क्योंकि इसके मैं डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा प्लान है ऑलरेडी रोमानिया विजिट करने का, सारे यूनिवर्सिटीज़ विजिट करने का, इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी के कैंपस और फैकल्टीज़ को हम प्रॉपरली दिखाएंगे। साथ ही साथ इंटरव्यूज़
भी आने वाले हैं और ये चीज़ आप ना मिस करें। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट डालते रहते हैं। अब जो रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें, जब एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, यूजुअली अप्रैल से ही शुरू हो जाते हैं। तो मैं इंडियन बच्चों को ही बोलना ये चालू कर दूंगा कि अगर आप ये भरोसे में हैं कि मैं नीट एंड हो, काउंसलिंग सेशन एंड हो जाए, उसके बाद अप्लाई करूं, तो शायद ये भी हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट मिस हो जाए। तो हर चीज़ आप ध्यान दें, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट होगी, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्रिंट करती है, जुलाई तक एंड होता है इनका बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि तारगो मोरस है, उनके पास डबल इनटेक भी अवेलेबल होता है। तो डिपेंड करेगा, ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो अगर काउंसलिंग के लिए वेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस जिनके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600-650, तो वो अभी डिलेमा में है कि इंडिया में गवर्नमेंट सीट का वेट कर लें कि बाहर अप्लाई करें, तो शायद वो लोग ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, अगर ऐसा ऑप्शन है तो यूरोप में ऑलरेडी अप्लाई करके रख ले। बाय चांस अगर जो चीज़ आप चाह रहे थे ना हो पाए, तो एक और चीज़ है जिसके बेसिस पे आप मेडिसिन फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चे ये सोच के चलते हैं कि मैं बस 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी FSC सर्टिफिकेट ये सब दिखा दूंगा तो मेरा तो एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ इन रोमेनिया इंडिविजुअली इनके खुद के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कितने परसेंटेज क्या नहीं। हर बार ये आप कोई ये आके बोलता है कि मेरे 55% है, 60% है, 65% है, तो मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के। भाई नीट में भी लोग क्वालिफाइंग मार्क्स 150 से ऊपर आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं हम क्वालिफाइड है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सीट आपको मिल जाएगा। इसी बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ का भी ऐसा रहता है, आपको कम्पीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जो स्कूलिंग क्रेडेंशियल्स है वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। इनके ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं, ये कंबाइन करते हैं बहुत सी चीज़ों को, ना कि सिर्फ आपके स्कूलिंग ग्रेड्स को, बल्कि वो देखते हैं कि आप ओलंपियाड में शामिल थे, कोई टाइप का सोशल वर्क किया, कोई आपने शैडोइंग की, कहीं आपने कुछ टाइप की इंटर्नशिप कर ली। एंड माइंड यू, स्कूलिंग ईयर्स में भी ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सी यूरोपियन कंट्री में बच्चे ऐसे करते हैं। इसलिए कभी कभार क्या है ना, ये कंपटीशन टफ होता है। इसलिए कभी कभार जो यूनिवर्सिटी जिनकी फ़ीस कम है लेकिन वो हाई ग्रेडेड हैं, तो कभी कभार वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे जो ये सोच के चलते हैं कि मैं सिर्फ स्कूलिंग ग्रेडिंग दे के अगर एडमिशन करा लूँगा तो उनको नहीं मिल पाता है। तो इस साथ भी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ये हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम 2 या 3 ऑप्शंस को साथ में लेके चले, बाई चांस ये टॉप ऑप्शन में ना हो पाए तो भी। और रही दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर जो इंटरनेशनल सीट्स होती है वो रेंज करती है 10 से लेकर 30 तक, डिपेंड करिए कितनी बड़ी फैकल्टी है, कितने ज़्यादा अवेलेबिलिटी है प्रोफेसर्स की, उस बेसिस पे सीट्स होती हैं। उसमें भी ये लोग ने इंडिविजुअली इंस्टीट्यूट से अपने खुद के क्राइटेरिया दे रखे हैं। इसके लिए सेपरेटली आपको मुझसे कनेक्ट होना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सब चीज़ें सारी यूनिवर्सिटी की कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल एज वेल। तो उसके लिए हम प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, वो लोग कंट्री लिस्ट भी बनाते हैं, किसकी प्रायोरिटी होगी किसकी नहीं होगी, हर चीज़ मौजूद रहती है। यूनिवर्सिटीज़ खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी शायद एंट्रेंस एग्ज़ाम ना भी लें, कुछ लेती भी हैं, इंटरव्यूज़ भी लेती हैं। उसके लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है आपसे पूछा जाए कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की, तो आप ऐसे ही कुछ लड़खड़ा के बोल दो मैं तो बचपन से सपना देखता था, ये करूँगा वो करूँगा, अटक के बात करोगे। ये इंटरव्यू ऐसी नहीं होती है, उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है, बोल्डली आंसर देना है, लॉजिकली आंसर देना है, ऐसा आंसर देना है जो एक पूरा आपका पाथवे बता सके, कंप्लीट विजन दे सके कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, आप क्या सोच के ये कोर्स करना चाहते हो। ये नहीं कि कंप्लीट करके बाद में पेपर लेके बैठे हो, उसके बाद सोच रहे हो अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होता मेडिसिन करना। आपको एक प्रॉपर विजन उनको दिखाना है कि वो भी बोले हाँ भाई मैं इसको एडमिशन अगर दे भी रहा हूँ, इसको डॉक्टर बना भी रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या ला सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली यही बच्चे हैं जो फ्यूचर में जाकर डॉक्टर्स बनेंगे। क्या पता PhD भी करे, क्या पता सुपर स्पेशलिस्ट भी बने, क्या पता कुछ रिसर्च वर्क भी सबमिट करे। इसकी वजह से अल्टीमेटली कॉलेज की रैंक ऊपर जाती है। दूसरी जो गलती होती है एडमिशन के टाइम पे जो मेजरली कि डॉक्यूमेंटेशन वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर किसी भी आप कंट्री को भेजोगे, उनकी खुद की मेडिकल काउंसिल होती है, सब कुछ होती है, हमारी इंडिया खुद की है। अब वो चीज़ कैसे वो लोग लीगलाइज करेंगे, उनके प्रॉपर लीगलाइजेशन, अपोस्टाइल, ट्रांसलेशन, अटेस्टेशन, ये सबके एक प्रॉपर बॉडीज़ होते हैं। उसके बेसिस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वो कराने पड़ते हैं रजिस्टर, जो कि साबित करते हैं कि आपने जो भी चीज़ दी है वो लीगलाइज दी है, ओरिजिनल दी है और रिकॉग्नाइज की गई हैं। और उसके
उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प लें, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी सिचुएशन होता है कि चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं। एंड प्लीज़ टू दोज पीपल, अगर कोई एजेंट या काउंसलर आपके लिए कुछ ऐसे फेक चीज़ें बना रहा है और गलती से सबमिट कर दे रहा है, माइंड यू आज ना कल पता चलेगा और वो आपकी चीज़ों को हिंडर कर सकता है। इनफैक्ट आपको कॉलेज से निकलवा भी सकता है, या तो वो इनिशियल स्टेज पे भी पता चल सकता है, तो उस टाइम पे भी आपके प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको बैन कर दिया जाए। बहुत लोग हैं जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट फेक बनवा लेते हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनवा लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये सब चीज़ हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एक आपको बेसिक आइडिया आ गया कि क्या चीज़ें होती है। अगर थोड़ी डीप में हम बात करें स्टडी पैटर्न की, तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया 3 ईयर प्री क्लिनिकल, 3 ईयर पोस्ट क्लिनिकल, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल वही होगा हर यूरोपियन कंट्री में जैसा होता है, क्योंकि उनको सेम पैटर्न रखना पड़ेगा ताकि बोलोगना प्रोसेस के थ्रू कोई भी डिप्लोमा, अगर आप यू कंट्री के एक इंडिविजुअल यू कंट्री फॉर इंस्टेंस रोमानिया ले रहे हैं, तो वो डिप्लोमा आप कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाकर रिकॉग्निशन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे इनको सारे करिकुलम सेम रखने होते हैं, इसी टीएस सिस्टम फॉलो करना होता है। जो एजुकेशन है वही है। बच्चे भी जो ये लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो स्मॉल ग्रुप यूजुअली होता है बेसिक प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए, एनाटमी वगैरह हो गया, बायोकेमिस्ट्री, ये सब के लिए। जब कोई लेक्चर हॉल में कोई लेक्चर वगैरह हो तो बड़े ग्रुप एक साथ बैठते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि वो सोचते हैं ना कि लेक्चर हॉल है कि प्रोफेसर को क्या ही पता चलेगा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं प्रॉक्सी लगा देता हूँ, किसी और को बोल के अटेंडेंस करवा देता हूँ। कभी कभार काम कर जाता है, लेकिन गलती से अगर प्रोफेसर को है ना रिकरेंट दिख गया कि ये बंदा गायब है, कभी ना कभी तो है ना वो निकालेगा खुन्नस। और याद रखना, मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको सारे प्रोफेसर से दोस्ती बना के रखनी है, उनको इज्जत देनी है कि उन्होंने है ना भाई प्रोफेसर 50-50 60-60 साल के हो रखे हैं, उन्होंने अपनी मेडिसिन के लिए कितनी कुर्बानी दे रखी है, कितनी पढ़ाई कर रखी है, उनके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट दिखाओगे, मैं अभी पार्ट में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि प्रोफेसर आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपको आपके मेडिसिन में पीजी तक जाने में कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो ये चीज़ आप अभी देख लें। प्रोफेसर से दुश्मनी ना करें, ज़्यादा आप जोश में हीरो ना बने, दोस्ती यारी के चक्कर में ऐसा ना हो कि चलो बंक मार लेते हैं, ये उड़की मार लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, लेक्चर ही तो है, हम PDF देख लेंगे। बहुत से प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी दिल लगा देते हैं लेक्चर के लिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स, ऐसे क्लिनिकल केसेस लेके आते हैं जो बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि मेडिसिन में डिजीज़ेस हर दिन नई बनती जा रही हैं, पैथोजेंस नए नए पता चलते जा रहे हैं। ये ही चीज़ आपको हेल्प करती है एक बेटर डॉक्टर बनने में, क्योंकि सेम चीज़ तो सब पढ़ रहे हैं। आप कैसे शाइन करोगे, आप कैसे अपने आप को साबित करोगे कि कल को आपको क्लिनिकल रोटेशन भी करना हो तो स्क्रब इन करने अगर वो चाहें कि आपको दें, तो आपको ही वो क्यों चूज़ करेंगे स्क्रब इन करने के लिए। तो ये सब चीज़ मायने रखती हैं। अब बहुत से बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के बारे में पूछते हैं और बहुत ही अनदेखे में रहते हैं कि क्या है ना, कोई भी एक रील बना देना, उसके नीचे रील में एक ट्रेंडिंग म्यूज़िक लगा देना और स्कॉलरशिप के बड़े बड़े एकदम ऐसे ऐसे साइंटिस्ट के नाम वाले स्कॉलरशिप भी बनते हैं, तो वो डाल देना, तो उनको लगता है ये काउंसलर जो बता रहा है उसको सब पता होगा, इतने सारे स्कॉलरशिप के नाम ले रहा है। अरे भाई तुम ChatGPT पे लिख दो, इसका ChatGPT 500 स्कॉलरशिप के नाम बता देगा। लेकिन दिक्कत ये क्या तुम उस मतलब रिक्वायरमेंट्स पे लाइक करते भी हो? अगर तुम वो रिक्वायरमेंट्स रीड कर लोगे ना, तो 99% जनता तो वैलिड ही नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। तो जो रोमानिया में सीन है, मेजर जो स्कॉलरशिप है वो उनके खुद के सिटीजन्स के लिए है या EU सिटीजन्स के लिए है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जो स्कॉलरशिप में हेल्प करती हैं, लेकिन जो मेजरली थर्ड कंट्री स्टूडेंट्स जैसे इंडिया हैं, उनको मैं बता सकता हूँ कि स्कॉलरशिप से ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी है एडमिशन के बाद कुछ ग्रांट्स लेने का। हाँ जी, तो अब ये कैसे होता है? ये होता है तब जब तुम करते हो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म अपने एकेडमिक ईयर्स में। ये कैसे करोगे? पहले तो तुमने सब फीस दे दिया, एडमिशन कर लिया, सारा एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू देके फाड़ दिया तुमने और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम आ गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम छाती चौड़ी करके घूमते रहोगे कि भाई मैं तो सेलेक्ट हो गया, मैं तो बेस्ट हूं। नहीं, अभी तो तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो इसी जर्नी में तुम्हें ऐसा परफॉर्म करना है, पहले तो तुम्हें इतना रिपासेस लगवाने हैं, टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट बन के रहना है, कॉलेज को साबित करना है मेरे में पोटेंशियल है। उस बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी खुद अपलोड करती रहती है, ग्रांट्स अपलोड करती रहती है, नए नए अपॉर्चुनिटी अपलोड करती रहती है बहुत टाइप के। अगर आप उसमें परफॉर्म करें तो आप क्या बोलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगे, ट्यूशन वेव ऑफ करेंगे या पार्शियल ट्यूशन फीस कट ऑफ कर देंगे, हॉस्टल में हेल्प कर देंगे या मंथली कुछ स्टाइपेंड दे देंगे या कुछ ईयरली स्टाइपेंड भी देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 साल के लिए आपके लिए बॉन्ड बना देंगे। आपको हर साल वो है ना, वो स्कोरिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है।
और साथ ही साथ इरास्मस प्रोग्राम भी जो अवेलेबल होता है एक्सचेंज स्टूडेंट बनने के लिए भी, उसमें भी आउटस्टैंडिंग स्कोर चाहिए। और भी चीज़ें चाहिए जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने हैं कोई भी मेडिसिन करने के लिए, ना कि सिर्फ रोमानिया बल्कि कोई भी यूरोपियन कंट्री में, जो आपको हर कोई काउंसलर नहीं बता सकता है। जो मतलब वीडियो है लास्ट तक देखना, तो वो बोनस पॉइंट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑप्शंस के। बहुत से बच्चे हैं वो CIS कंट्री में पढ़ रहे हैं, या मैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा, और उनको बाद में दिमाग खुलता है या आँख खुलती है, मैं तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में आ गया जिसमें तो रिकॉग्निशन ही नहीं प्रॉपरली है, एक्रीडेशंस ही प्रॉपरली नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं यहीं पढ़ता रह गया तो 6 ईयर के बाद मेरा कुछ नहीं होना है, या होगा भी तो बहुत ही घुमा फिरा के दिक्कतें आने वाली हैं। तो उन लोगों को मैं ये बता देना चाहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा अगर वो रोमानिया का चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि रोमानिया सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रांसफ़र के लिए, आप भी जानते हैं, क्योंकि बजट सबसे कम है। इटली को हम ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इटली में IMAT का एक दिक्कत आ जाता है और उसके लिए अलग से प्रिपरेशन और बहुत चीज़ें रहती है। एंड कंपेरेटिवली इटली में अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला तो रहने खाने में भी बहुत खर्चे आ जाते हैं, जितना कंपेरेटिवली रोमानिया में नहीं आता है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँगा, आप इनिशियल ईयर्स में हो, 2nd 3rd ईयर में हो, तब भी मैं बता दूँ कि ट्रांसफ़र में भी मैक्सिमम टाइम यही होगा कि आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोमानिया के हिसाब से उनको ये लगता है कि बच्चे लोग कोशिश करते हैं पहले तो ईजी तरीके से किसी जगह एडमिशन लेने का जहाँ पर बस फीस दे दो और एडमिशन मिल जाती है। उसकी वजह से वो सोचते हैं कि अब ये ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो EU में अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ कराए, क्योंकि अगर आप EU में डिप्लोमा लेते हैं तो आपकी डिप्लोमा पूरे शेंगन में रिकॉग्नाइज होती है, साथ ही साथ पाथवे आपकी USA में, UK में के लिए भी ओपन होती है, इंडिया के लिए भी ओपन रहती है। तो ये वो नहीं होना देना चाहते, और उनको बेसिकली क्रेडिट स्कोर ट्रांसफ़र करने में भी दिक्कत आती है कि उनके जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, तो वो उनसे कंपेयर नहीं करना चाहते, वो नहीं अपने आप को नीचा दिखाना चाहेंगे। यही ट्रांसपेरेंट है बात। हो सकता है कि कुछ आपको 1-2 साल कंसिडर कर लिया जाए अगर आप 4th 5th ईयर तक में गए हुए हैं, डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, या यूनिवर्सिटी दया दिखाती है कि नहीं। और अगर वो करती भी है तो प्रॉपरली आपको एनालाइज करेगी कि आप के पास उतना नॉलेज है भी कि जो आप इतने ईयर्स के बातें कर रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट आप सबमिट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप मेरे से एक सेशन ले सकते हैं, नो इश्यूज़, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं क्या बेटर ऑप्शन रहेंगे, कहाँ पर क्या पता ऑप्शन अवेलेबल हो भी जाए। इट्स माई टेक फॉर दिस पॉइंट। अब चलिए, मैंने तो सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया थरली, आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब बात करते हैं कि किस चीज़ से आपको बच के रहना है। अगर आप मेरे से भी काउंसलिंग ले रहे हैं, या मेरे एसोसिएशन से भी असिस्टेंस ले रहे हैं, या किन्हीं और से भी ले रहे हैं जो अफिलिएटेड हो, प्रॉपरली काम कर रहे हो, जिनको पता हो क्या कर रहे हैं, तो कैसे चीज़ों से आपको जानना ज़रूरी है। पहली बात, हमेशा सिर्फ ट्यूशन फीस देख के आपको नहीं सोचना है कि वहाँ जाना मतलब रहना खाना भी सस्ता होगा। हर कंट्री में सिटी पे भी खर्चा मैटर कर जाता है। फॉर इंस्टेंस टार्गोमोरस है या क्लुज है या और भी कोई दूसरी सिटी है, कंपैरेटिवली टार्गोमोरस में रहना सस्ता पड़ेगा क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा टूरिज्म नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, और टार्गोमोरस की फैकल्टी भी हैं बहुत आसपास हैं, तो इतना ट्रैवल का भी खर्चा नहीं आता। पैदल इधर उधर चले जाओ, कोई भी थ्योरेटिकल बिल्डिंग है या कहाँ उस पर चले जाओ। लेकिन दूसरे सिटीज़ में ऐसी दिक्कत आती है, उस हिसाब से आपको काउंट करना है। तो काउंसलर जब आपको बता रहा हो तो उसको ऐसा बताना चाहिए कि जिससे आपका ओवरऑल बजट आपको समझ में आ जाए। अभी कुछ कैंडिडेट हैं हमारे पास जो आते हैं, उनका मतलब ऐसा है, वो लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखना चाहते हैं, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि कट टू कट कोई एक बजट बता दें। हम बोलेंगे भाई तुम जैसे लाइफस्टाइल जीते हो तुम्हें वहाँ पर इतना खर्चा आ सकता है। ये होना चाहिए ट्रांसपेरेंटली, ये नहीं कि 3-4 साल बाद सारा बजट खत्म, बाद में आप ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे हो। और बहुत बच्चे हैं जो लोन लेके भी आएंगे, तो ये चीज़ दिमाग में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से कंपटीशन में लोग हैं ना ऐसे ब्रोशर्स बना देते हैं जिसमें वो सिर्फ ट्यूशन फीस और मेस का खाना डाल देते हैं या कुछ भी ऐसा वगैरह डाल देते हैं। इस बेसिस में उनको लगता है यार ये तो बहुत सस्ता है यहाँ रहना। ऐसा रियलिटी में नहीं है। यूरोप में अगर आप रहते हो और यहाँ यूरोस चलते हैं, भाई तुम एक बार रेस्टोरेंट में जाके कैफ़े में बैठ जाओ किसी दोस्त के साथ 4-5, उसके बाद पता चलेगा, जब बिल आती है तो पता चलता है कितना क्या लगता है। ऐसा तो है नहीं कि बंदा 6 साल जाएगा तो हॉस्टल की 4 दीवारी में बंद हो जाएगा, 2 सुबह शाम सोयाबीन चावल खा के दिन निकाल लेगा। ये नहीं होता है भाई। इंसान को अपना मेंटल स्टेट भी मेंटेन रखना है, सोशल लाइफ भी मेंटेन रखना है। मेडिसिन कर रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को रिड्यूस करना। उसके लिए कभी कभार ज़रूरी है कि इंसान टाइम निकाल के कहीं बाहर घूमे, कुछ चीज़ें करे, एक्टिविटीज़ करे, कोई क्लब में ज्वाइन हो या स्पोर्ट्स जाए, फिटनेस करे और डाइट प्रॉपर मेंटेन रखे। तो वो सब चीज़ को भी आपको अपने हिसाब में जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ फीस और उसके बेसिस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ से भी आप बच के रहें। अब बात करते हैं बोनस सेक्शन की, जो मैं बता रहा था कि एंड में मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको
अपनी डिग्री को बेटर बनाना है। अगर आप सिर्फ मेडिसिन करने जा रहे हैं डिप्लोमा लेने के लिए, तो मैं अभी भी बोल देता हूँ भाई मत मेडिसिन चुनो। अगर मेडिसिन करना है तो माइंडसेट ये लेके चलो कि आपको अपने फील्ड का बेस्ट बनना है। फॉर इंस्टेंस हर यूरोपियन कंट्री की तरह इसमें भी आपको थीसिस सबमिट करनी होगी, प्रॉपर रिसर्च करना होगा, प्रेजेंट करना होगा। इस चीज़ पे मैं आपको बोलता हूँ, मैंने अभी बताया था कुछ ही समय पहले कि क्यों आपका प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स के साथ अच्छा रिलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में आपको चाहिए होगी असिस्टेंस, गाइडेंस उन लोग से जिन्होंने ये सब चीज़ अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सालों पहले कर चुके हैं और उन्होंने हज़ारों बच्चों को ये करते हुए देखा है। तो अगर आप उनसे रिलेशन अच्छे रखते हो तो ये सब चीज़ अच्छी होगी, ये अल्टीमेटली आपकी CV बूस्ट करेगी। साथ ही साथ एरास्मस प्लस स्टूडेंट बनने का अगर आपका सपना है तो ये चीज़ याद रखें कि आपको उसके लिए पापड़ भी बेलने पड़ेंगे। इनफैक्ट समर इंटर्नशिप्स का भी आपको मौका मिल सकता है, 2 से 4 हफ्ते चलते हैं। खुद उसी यूनिवर्सिटी का कोई एफिलिएटेड हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा स्पेशलिटी पे, सीट्स कितनी अवेलेबल है क्या है, और दूसरे सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप रिलेशन डॉक्टर से अच्छे बना के चले, क्योंकि अगर कोई सीनियर डॉक्टर है और आप उसके साथ अच्छे टच में हैं, प्रॉपरली आप अपना स्किल्स दिखा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, नर्सेज को हेल्प कर रहे हैं, हमेशा खुद से इनिशिएटिव लेते हैं कि कभी मैं आ जाऊँ, हेल्प कर दूँ, कुछ ये कर दूँ, क्लिनिकल रोटेशंस होंगे तब हेल्प करना, या एक तरह से ना एथिक्स होते हैं, तो वो डॉक्टर भी आपके लिए पता है रिकमेंडेशन डालेगा। वो एक रिकमेंडेशन है ना आपके कॉलेज में इतनी आपको हेल्प करेगी कि मैं बता नहीं सकता। आपको ये लगेगा कि क्या ही बातें कर रहा है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एरास्मस प्लस स्टूडेंट बनना है तो सिर्फ आप ये सोच के चलोगे कि मार्क्स हिलाता रहूँगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वर्कशॉप्स होंगे, आपके पास ऐसा भी मौका है कि आप अपने जूनियर्स को टीचिंग दे सकते हो, उसके लिए आप वॉलंटरी काम कर सकते हो, ये भी आपके स्कोर्स करेंगे। वर्कशॉप जो मैं बताया उसको भी आप सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ईयरली बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को वो लोग लेते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट एनाटमी का ले लिया, बायोकेमिस्ट्री का ले लिया, फार्मेसी में कुछ बातें चल रही है, मेडिसिन में क्लिनिकल मेडिसिन या क्या बोलते हैं सेफ्टी मेडिसिन, कोई भी टॉपिक उस टाइम पे आप कोई ले सकते हो जो बहुत ही अभी प्रेवलेंट चल रही है, उनसे बात कर सकते हो, बोलो कि मैं सबमिट करना चाहता हूँ। रिसर्च, अगर आप जिस रिसर्च पेपर में आप काम कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में आपका कोई किसी को पसंद आ गया या आपने सबमिट की और यूनिवर्सिटी ने बोला यार ये तो बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको मौका मिल सकता है ये सब चीज़ इंटरनेशनली प्रेजेंट करने का। तो यही चीज़ आपकी CV बिल्ड करेगी और इसी से अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में काम आएगा। जब PG की अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे काम आएगा। जब हम बात करते हैं PG की, तो बहुत से बच्चे हैं कि वो चाहते हैं और वेस्टर्न यूरोप में शिफ्ट होना। फॉर इंस्टेंस जो लग्जरियस यूरोपियन कंट्रीज़ है, फॉर इंस्टेंस यू हैव जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, लोग इटली भी कंसिडर करते हैं, फ्रांस भी कंसिडर करते हैं, डिपेंड करता है। सबका यही है, डिप्लोमा तो आपकी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, EU की है। लेकिन आपको पता है कितने बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे और कितने बच्चे जो ऑलरेडी डॉक्टर बन गए होंगे, रोमानिया का भी सब कुछ कंप्लीट करके बैठे होंगे। तो उनसे आपको बेटर करना है, तो यही सब चीज़ें मैंने आपको बताया कंसिडर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने जर्मनी का भी एक प्रॉपर PG का पाथवे बताया, क्योंकि मेजरली बच्चे मैंने देखे हैं कि यहाँ जर्मनी में रोमानियन डॉक्टर्स बहुत ही लैंग्वेज कोर्सेज में एंड प्रिपरेटरी कोर्सेज में ऑलरेडी शामिल हैं, अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज करके वो काम कर रहे हैं और बहुत रोमानियन डॉक्टर्स यहाँ ऑलरेडी एक्टिवली काम कर भी रहे हैं। तो उसके लिए आप वो वीडियो मैं लिंक में और डाल दूंगा कि एक बार आप थरो कर लें कि PG जर्मनी किस तरीके से की जाती है। मैंने उसमें सारे पॉइंट्स प्रॉपर्ली समझाए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पाथवे से कैसा विजन रखूँगा, तो हर चीज़ साथ ही साथ हारमोनी से चलती रहेगी। और उनको मैं ये चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास पहले से माइंडसेट है कि जर्मनी में PG करना है, तो ये जो 6 साल है प्लीज़ यूटिलाइज़ करें जर्मन भी साथ ही साथ करने का, क्योंकि 6 साल में आप आराम से फ्लुएंट हो सकते हैं जर्मन में भी। ये था मेरा टेक। एक लास्ट चीज़ पे मैं एंड करूँगा जो मेरे को मेजरली आती है क्वेश्चन कि हाउ हार्ड इट इज़ टू स्टडी इन रोमानिया। अगर आप मुझसे ये सब सवाल पूछोगे ना कि मेडिकल फील्ड में और पूछोगे कि हाउ हार्ड इट इज़ टू स्टडी मेडिसिन, पहली बात मेडिसिन इट्स नॉट अबाउट हार्ड और ईजी। अगर आपका दिल चाहता है और आपका जज्बा है तो मेडिसिन आपको कभी हार्ड नहीं लगेगी, आपको जुनून हमेशा रहेगा ये चीज़ करते रहने का, तभी आप लोगों का इलाज कर सकते हो। कि मेडिसिन इज़ नॉट समथिंग वेयर यू जस्ट रनिंग फॉर मनी, बट इट्स समथिंग वेयर यू आर गिविंग योर ओन लाइफ फॉर समवन। आप अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हो, अपना समय, अपना पैसा, हर चीज़ एक इंडिविजुअल बनने के लिए। क्यों? क्योंकि इस बेसिस पे आपको कल को रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको एक नेक्स्ट टू गॉड कंसिडर कर लेते हैं बहुत से कंट्रीज़ में। अभी मैं यूरोप की तो बात नहीं करूँगा, वहाँ पर तो एज अ वर्कर ही कंसिडर करेंगे, लेकिन मैं जिस देश में रहता हूँ वहाँ पर अगर कोई इंसान डॉक्टर है तो उनका दर्जा हमेशा यहाँ रहता है। और अगर वो किसी को
बचा लेते हैं, तो वो फीलिंग, वो जब फैमिली आपके यहाँ खड़ी होती है और उनके आंखों में जब आप देखते हो वो इमोशन, लोग उसके भूख से अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तभी पॉसिबिलिटी है, वरना ये सब आलतू फालतू सवाल अगर आप मुझसे पूछोगे मैं तो आपको रिप्लाई तक नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोग को एडमिशन कराने में इंटरेस्ट रखता हूँ जिनमें गुदा है, जज्बा है। बाकी जो लोग यहाँ पर मस्ती मजाक के लिए आए हैं, आई एम नॉट गोना रिस्पॉन्ड टू एनीवन। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल द क्लाइंट्स एंड पेरेंट्स, प्लीज़ जब आप काउंसलिंग सेशन के लिए कुछ इनिशिएट करना चाहते हो तो आप मैसेज डाल दीजिए, वी विल रिस्पॉन्ड, एनी वन ऑफ माई टीम मेंबर्स विल रिस्पॉन्ड। प्लीज़ डोंट ट्राई टू कॉल डायरेक्टली एट एनी टाइम, क्योंकि हमारा यूरोपियन टाइम जोन है एंड यूर कॉलिंग एट नॉट वर्किंग आवर्स, तो ये कोई लॉजिकल बनता नहीं है, हमें भी एक पर्सनल टाइम होने का हक बनता है। सो दैट्स माई टेक। मैंने जितनी मेजर चीज़ थी वो कवर कर दी, आलतू फालतू चीज़ मैंने कवर नहीं की, उसके लिए आपको यूट्यूब पे भर के वीडियो मिलेंगे, पूरा एकदम आपको ऐसे परोसेंगे रोमानिया की एक यूनिवर्सिटी फ़ीस से लेकर क्या है, पार्टी लाइफ, नाइट लाइफ, उससे मुझे मतलब नहीं है, उसके लिए ये लोग हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं कभी कभार वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ऐसी बनाता हूँ जो सबकी फाड़ देता है, मैं ट्रांसपेरेंटली बोलता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो आपको देगा पाथवे भाई, कि मैं कल को अपने आप को वहाँ देख सकता हूँ जिसका मैं सपना देख के यहाँ चल रहा हूँ, लेकिन वहाँ देखने के लिए भी मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने ये सब ऑलरेडी देख रखा है। तो दैट वॉज माई टेक टुडे। आई होप यू लाइक माई कंटेंट। जैसे आपने मेरे सारे कंटेंट को इतना सपोर्ट किया है एंड आई ऑलरेडी गेट लॉट ऑफ मैसेजेस, आपने भी अप्रिशिएट किया है, मुझे भी अच्छा लगता है। ऑल द फीडबैक फॉर्म्स जो आपने भरे हैं, बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं और बताते हैं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आई एम ऑल्सो ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे और कुछ चीज़ सुधारने की ज़रूरत है या और क्या चीज़ पे मैं कवर कर सकता हूँ, आई विल डू द सेम। अभी हमारे जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वी गोना कवर अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट विद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स। मैं हमेशा ढूंढता हूँ वो लोग जो अपने फील्ड में मालिक बन चुके हैं, अपने फील्ड के बेस्ट हो चुके हैं, ताकि वो एक पाथवे दे सके उन इंडिविजुअल को जो वहाँ तक पहुँचने का सपना देख रहे हैं। सो आई एम गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट दिस मंथ। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड मेजर कंट्रीज, तो अब मुझे उन टॉपिक्स पे और बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब मुझे ज़रूरत है आपको और विजन दिखाने की, उन लोगों से मिलाने की जो अपने फील्ड में परफेक्ट हो चुके हैं, ताकि आपको भी पता चले भाई मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ, ऐसी लाइफस्टाइल मैं जी सकता हूँ। क्योंकि मैं भी एक ज़माने पहले अपने आप को कुछ नहीं समझता था, अभी भी कुछ नहीं समझता हूँ, बट स्टिल मैं कुछ तो हूँ जो कुछ अपने तरफ से कर पा रहा है आप लोग के लिए। एटलीस्ट दैट्स इनफ फॉर मी। और कभी कभार जब पेरेंट्स कुछ इमोशनली मुझे लिख देते हैं तो मुझे भी बहुत संतुष्टि मिलती है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि और क्या चीज़ पे मैं कवर कर सकता हूँ। पॉडकास्ट वगैरह आते रहेंगे, ट्रिप्स तो मैं करता रहूँगा यूरोप में। ये तो मेरा लाइफस्टाइल है जो आप भी जी सकते हो, उसके लिए बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो।